नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर ब्रेंट के प्राइसेस हमने $82 तक फिसलते हुए देखे हैं। वापस एक रिकवरी आई है और अब $88 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। क्या ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी या यहां से वापस प्राइसेस जाएंगे नीचे की तरफ, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही बातचीत होगी सोने चांदी की भी। जो रिकवरी सोने चांदी में दिखाई दी है वो कितनी टिकाऊ है, यहाँ से प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। और एक खास चर्चा करेंगे ग्वार पैक पर, जहां पर हमने तूफानी तेजी लगातार आते हुए देखी है और उस तेजी के बाद अब थोड़ी सी मुनाफ वसूली दिखी है। तो क्या ये मुनाफ वसूली खरीदारी का मौका है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल कलांत्री, हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मेटल फोकस के साउथ एशिया के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ भी मौजूद रहेंगे, उन सबसे करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, जहां पर हमने एक गिरावट के बाद वापस से रिकवरी आते हुए देखी है। कई सारी खबरें हैं जो कि फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस को ड्राइव कर रही हैं। एक तरफ ओपेक देशों की ओर से दिसंबर में उत्पादन बढ़ाने की खबरें आई हैं। 5 लाख बैरल प्रतिदिन जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ चीन में भी जो कोरोना को लेकर सख्ती हुई है, उसके बाद भी हमने प्राइसेस पर दबाव होते हुए देखा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने प्रेशर आते हुए देखा। तेजी के पीछे जो कारण रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। सऊदी अरब ने क्रूड उत्पादन की जो खबर है उसको खारिज किया है और मौजूदा स्तरों पर ही जो उत्पादन है वो जारी रहेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अब प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे के लिए ट्रिगर्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर ही करेंगे बातचीत। लेकिन पहले अनुज से लेवल्स पर एक राय ले लेते हैं। अनुज नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, कच्चे तेल पर जब इस तरीके की उठापटक देखने को मिले तो कोई स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो डिप के बाद जो रिकवरी आते हुए देखिए, उसके बाद क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट आए हैं कि कल एक बार स्टेटमेंट आया कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर उसको खारिज भी किया गया, तो हमने देखा कि एक शार्प रिकवरी लोअर लेवल से देखी गई। वहां अगर हम देखें तो एमसीएक्स में करीबन 6200 तक के लेवल देखने को मिले थे और ऑलमोस्ट 82 लेवल हमने ब्रेंट में आते हुए देखे थे। तो वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो एक सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। मगर जिस तरीके से प्राइसेस काफी गिरे हैं तो एक ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मेरा मानना है कि अभी जिस तरीके से क्रूड का प्राइस $90 के नीचे जब तक है तब तक थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। तो यहाँ पे सेल ऑन राइस का मार्केट ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सप्लाईज हैं वो बढ़ी हैं, यूएस के अंदर स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव टोन में रहेगा। तो यहाँ पर अभी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। एमसीएक्स में अगर प्राइस ऊपर करीबन 6,650 6,700 के आसपास मिलते हैं तो वहां बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 6,400 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और ब्रेंड का हमें लगता है कि नीचे करीबन अगेन $84 $85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। क्रूड का सप्लाई यहाँ पर है, प्रोडक्शन काफी बड़ा है, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे बिकवाली की सलाह ही दे रहे हैं क्लाइंट्स को। हल्की सी बिकवाली यहाँ पर और जारी रह सकती है। लेकिन नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, फंडामेंटल्स तो हम जानते हैं, बाजार उठापटक उस वजह से कर भी रहा है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने जिस तरह की मूवमेंट कल बाजार में दिखाई, जिसकी वजह से रशिया को, सऊदी अरेबिया को अपनी जस्टिफिकेशन बाजार में देने आना पड़ा, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो अब चाइना की, अब देखिए जो वहां से जो निकल के रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिका में इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, यूक्रेन वॉर जो है वो एस्केलेट नहीं हो रहा है, डिमांड के अंदर ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सब पहलुओं को अगर हम देखते हैं तो ब्रेंट की कीमत $80 पर बैरल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से $80 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस बनती है और उसमें रशिया को भी कोई घाटा नहीं है, सऊदी अराम को भी उसमें अच्छा कमाती है। जो बड़े जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो ओपेक हो या नॉन ओपेक है, सबकी इकोनॉमिक्स में वर्कआउट ये अच्छी तरीके से करता है। चंद एक कंपनी को छोड़ दो जो अल्ट्रा डीप वाटर में ऑपरेट करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है, अगर आप उनको छोड़ दें। लेकिन एवरेज जो है हर कंपनी का देख लीजिए, नेशनल ऑयल कंपनी हो या आईओसी इंडिपेंडेंट ऑयल कंपनी हो, सबको $80 पर बैरल बनता है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जिस तरह से रिपोर्ट अगर एक भी निकल के आती है, चाहे बाद में उस पर क्लैरिफिकेशन आता हो, बाजार उसको लेकर के जो है रिएक्ट करता है, वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, क्योंकि बाजार में एंग्जाइटी बहुत है और नर्वसनेस है। तो ये खासतौर से इसको लेके कि विंटर में क्या होगा, या एस्केलेट तो नहीं हो जाएगा, या चाइना की सिचुएशन कम नॉर्मल होगी, ये उसकी वजह से हो रहा है। डिमांड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी है अभी ये चल सकती है। उसका रीजन ये है कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियली चीजों को मैनेज कर रहा है। रशिया में अभी तक इसको लेके है कि किस तरीके से उनका जो, अगर 15 फरवरी से उनके तेल पर यूरोप में बैन लगने वाला है, उसका क्या होगा। तो कुल मिला के ये सिचुएशन सारी हो जाती है। तो मुझे, मेरा अपना मानना है
कि जो $90 जो है पर बैरल आने वाले कुछ दिनों या सप्ताह के अंदर 90 के आसपास ब्रेंट घूमेगा, कभी नीचे चला जाएगा। डोंट बी सरप्राइज कि अगर वो 80 भी टच कर जाए, लेकिन जो एवरेज निकल के आएगा वो 90 का आने वाले कुछ दिनों में। यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो नरेंद्र जी, 4 दिसंबर जब ओपेक की मीटिंग है और 5 दिसंबर जब प्राइस कैप लग सकता है, इन दोनों ही डेट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ओपेक की मीटिंग में तो कोई इस तरह का बड़ा भी फैसला होगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहा है उनके लिए जरूरी हो गया है कि सब लोग लड़ाई डिमांड की लड़ रहे हैं और मार्केट शेयर की लड़ रहे हैं। रशिया का मार्केट शेयर आपने देखा, जैसे इंडिया के अंदर खासतौर से जहां 1% होता था, 1.60% होता था, आज रशिया का मार्केट शेयर, भारत जो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसको लेकर के सऊदी अरब में बहुत डिस्कम्फर्ट है कि कहीं आगे जाके स्टेबलाइज ना हो जाए। यही हालत जो है चाइना को लेकर के है। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है सऊदी अरामको के लिए, सऊदी अरब के लिए। वहां पे भी रशियन शेयर बढ़ गया है जब से यूक्रेन वार हुई है। तो ये दुनिया की 2 सबसे बड़े बाजार, भारत और चाइना, वहां पे रशिया का मार्केट शेयर का बढ़ जाना क्रूड ऑयल में, ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आपको पता है ओपेक के अंदर जो सऊदी अरब सोचता है लगभग वही होता है। इराक के लिए भी चिंता का विषय दोनों बन गए। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं ठीक है, रशिया और सऊदी अरब मिलकर काम करते हैं, लेकिन अभी मार्केट शेयर की लड़ाई शुरू हो गई है और साथ में डिमांड कहीं बढ़ने नहीं वाली है। और विंटर क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। रिसेशन को लेके जो पहले एक तेल के बाजार में एक एंजाइटी थी, वो थोड़ी थमी है। लगता है कि रिसेशन से जो मंदी है वो शैलो मंदी होगी, वो डीप मंदी नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड बढ़ सकती है आने वाले दिनों। इस सब की तैयारी चल रही है और खासतौर से ओपेक के देश और ओपेक में खासतौर से सऊदी अरब, मार्केट शेयर जो उसका लगातार गिर रहा है भारत में, चीन में, उसकी परेशानी और रीअलाइनमेंट उसके हिसाब से हो रहा है। तो ओपेक में क्या होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट शेयर की लड़ाई और कीमतों को $100 पर लेके जाना, रूस और सऊदी अरब की ये कोशिश, इसके बीच का जंग चलेगा। इसलिए प्राइसेस 90 के आसपास घूमेंगी। ओके, तो प्राइसेस 90 के आसपास घूम सकते हैं। ऑन एन एवरेज 80 तक के भी लो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है और ओपेक मीटिंग पर तो नजरें रहेंगी ही। शुक्रिया मिस्टर तनेजा आने के लिए शो में और क्विक कमेंट्स अपने देने के लिए। लेकिन कच्चे तेल के साथ साथ ग्वार पैक में भी एक्शन लगातार बना हुआ है। एक तरफा तेजी हमने नॉन स्टॉप आते हुए देखी और एक प्रॉफिट टेकिंग भी आती हुई दिखी है। और जो गिरावट आई है उसके पीछे कई जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि राजस्थान सरकार ने ग्वार पर अनुमान जारी किया है और जो फसल है वो 142 लाख बोरी होने का अनुमान है। एनसीडीएक्स पर हमने 5% से ज्यादा ग्वारगम के प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 5.5% नीचे ग्वारगम ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा मौजूद है इसी पर बातचीत करने के लिए, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है, अनाज मंडी और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं। मिस्टर चोपड़ा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति समझना चाहेंगे। एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड बहुत तेज हो गई थी, सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, जिसके कारण हमने एक तरफा तेजी भाव में आती हुई दिखी है। लेकिन अब जो सप्लाई साइड पर अनुमान निकल कर आ रहे हैं वो कैसे रीड करते हैं आप और क्या स्थिति सप्लाई फ्रंट पर फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, धन्यवाद पहले तो आपका। हमारा जो सेमिनार में, ग्वार सेमिनार में जो व्यू निकल के आया था वो 1 करोड़ बोरी का था और आज भी हमारा व्यू प्रोडक्शन के मामले में 1 करोड़ क्विंटल यानी 1 करोड़ बोरी का ही है, जबकि राजस्थान सरकार का 1 करोड़ 42 लाख का आया है। तो मैं व्यापारिक अनुमानों को ज्यादा तवज्जो देता हूँ बजाय सरकारी अनुमानों के। हाँ ठीक है, सरकारी अनुमान आते हैं, सरकारी बिजाई के आंकड़े भी आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये 1 करोड़ बोरी ही इसके आसपास ही इसका उत्पादन होगा। बहुत ज्यादा कम बेची की इसमें गुंजाइश नहीं है। और जहां तक निर्यात की बात है तो निर्यात पिछले महीने में अक्टूबर में लगभग 27,000 टन हुआ है, जो नवंबर में इस बार बढ़कर आना चाहिए। नवंबर में उम्मीद है कि 34,000 टन 33,000 टन के आसपास निर्यात होगा। तो इसे हम दोनों महीनों को यदि एवरेज करें तो ये संतोषजनक निर्यात है। बहुत ज्यादा निर्यात बढ़ा हुआ भी नहीं है तो बहुत ज्यादा निर्यात घटा हुआ भी नहीं है। हाँ, इवन इसके जो बाई प्रोडक्ट है चूरी और कोरमा, उनकी बिक्री बहुत अच्छी है, उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। और अभी इन दिनों के अंदर चूरी में लगभग नीचे से 400 रुपए की और कोरमा में भी लगभग 450-500 रुपए की तेजी आ चुकी है। इसी कारण इस बाजार के अंदर तेजी आई थी। और ये जो आज मंदी आई है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये ग्वार में सट्टेबाजी भी एक कारण है, तो सरकारी आंकड़ा भी एक कारण हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये
जी पुखराज जी, दो चीजें यहाँ पर और हैं जो सरकारी अनुमान आया है उसके हिसाब से, जिस तरह का बुआई का इलाका हमने देखा है जो भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, और जिस तरह की यील्ड देखने को मिल रही है, उन दोनों ही नंबर्स को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, हमने जो सर्वे किया था, हमने जो यील्ड देखी थी, और हमने सर्वे भी लगातार किया है। जब नुकसान फायदे में थी फसल तब भी हमने सर्वे किया था, जब नुकसान हुआ तब भी इसका सर्वे किया था। जब हम फायदे और नुकसान दोनों को घटा बढ़ाकर मानते हैं तो लगभग 1 करोड़ बोरी की फसल ये निकल कर आती है, जैसा हमने अपनी आंखों से देखा है जी। और जब हमने फसल को आंखों से देख ली तो उस पर बहुत ज्यादा दूसरी बातों का विश्वास करना मेरी समझ में नहीं आता है मनीषा जी। पुखराज जी, पिछली साल किस तरह की यील्ड थी और जिस तरह की सरकारी अनुमान के हिसाब से, जैसे आपने कहा सरकारी आंकड़ों में अभी हम ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं, सेकंड और थर्ड भी यहाँ पर आता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी अपना यहाँ पर सर्वे करती रहती है, तो जिस तरह के बुआई के इलाके हैं क्या वो आपके हिसाब से हैं? क्योंकि फसल सरकारी अनुमान के हिसाब से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और जो तारा सरकार ने यहाँ पर लिखा है वो पिछले साल के कंपेरिजन में कैसा है और आपकी जो सर्वेज हैं उसके हिसाब से कैसा है? देखिए, जो उतारा जो सरकार ने अनुमान दिखा है 487 किलो पर हेक्टर, तो पिछली बार भी 487 किलो पर हेक्टर लिखा था सरकार ने, पर 487 किलो पर हेक्टर नहीं था। अब रही बात धरातल पर, ग्राउंड पर जो फसल हमने देखी, तो पिछले साल बहुत सारे खेतों में, बारानी खेतों में, जहां कहीं 8 किलो, कहीं 10 किलो, कहीं 15 किलो आया था ग्वार प्रति बीघा का, तो इस बार वो 30 किलो से लेके 55 किलो, 60 किलो तक प्रति बीघा का आया। तो इससे ये समझा जा सकता है कि पिछली साल की फसल तुलना में फसल ज्यादा है। जहां तक बहुत ज्यादा बात होती है नहरी की, तो मैं इस बारे में बता दूं कि हम पहले से ही नहरी को कमजोर मानते आ रहे थे, और हमने नहरी को कमजोर माना क्योंकि इसका नुकसान सितंबर में ही होना शुरू हो गया था नहरी में, हनुमानगढ़, गंगानगर और हरियाणा। तो इन 3 एरिया के अंदर नुकसान हुआ है, तो बरानी एरिया के अंदर बहुत फायदा हुआ है। तो इन दोनों फायदे और नुकसान को जब हम घटा बढ़ा कर देखते हैं तो इसी आंकड़े पर पहुंचते हैं जो अभी आंकड़ा है। अब रहा कि सरकार ने पिछले साल कितनी फसल बताई थी, सरकार की तरफ से जो आंकड़े आ रहे थे उसमें लगभग 90 लाख बोरी के आंकड़े मिल रहे थे जी। और 90 लाख के मुकाबले उत्पादन हुआ 50 लाख बोरी का। ठीक है, तो थोड़ी सी कमी इस बार भी देखने को मिल सकती है। पुखराज जी, मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे, इतने समय से हम देख रहे थे कि भाव ऊपर थे और किसान शायद और भी तेज भावों का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आज मुनाफा वसूली है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स चाहे ऑन द हायर साइड है लेकिन ऊपरी तरफ तो है ही, आपको लगता है इन स्तरों पर अब कुछ फसल आनी शुरू होगी, आवक में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब तक 5-7 दिन स्टेबल नहीं होगा मार्केट और भाव स्टेबल नहीं होंगे तब तक आवक बढ़ने का मुझे लगता नहीं है कि आवक बढ़ेगी, क्योंकि किसान भी जिस तरह से व्यापारी तेजी मंदी को देखता है, किसान भी तेजी मंदी को देखता है। किसान को अभी भी लगता है भाव बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान रोकेगा। और गवार के बारे में खास बात यह है कि 10-12 साल तक खराब नहीं होती, तो चाहे स्टॉकिस्ट हो या किसान, उसको बेचने की जल्दबाजी भी नहीं रहती और बहुत ज्यादा खतरा भी नहीं रहता है। इसे कैश क्रॉप मानते हैं, जब भी आप आधी रात को चाहो तो आप बेच सकते हैं, पैसे उठा सकते हैं, इसलिए इसमें ऐसी घबराहट नहीं है कि ले आए। यहाँ 5-7 दिन स्टेबल भाव रहेंगे तब अराइवल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। चलिए, शुक्रिया पुखराज जी अपने व्यूज देने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है। संक्षेप में अनुज का एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। अनुज, क्या सजेशन क्लाइंट्स को देने हैं ग्वार पैक पर? अभी वेट एंड वॉच करेंगे या डेप्स पे खरीदेंगे? देखिए, बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है, जहां हम देख रहे थे कि क्रॉप एस्टिमेट लोअर आने की वजह से भाव ऊपर जा रहे थे। आज हमने देखा कि सडनली सरकारी आंकड़ा आने की वजह से प्राइस नीचे आए हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव है। बट मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। आज जिस तरह की गिरावट आई है तो यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। हमें लगता है कि ग्वार की जो रेंज होगी नीचे करीबन 5,800 से लेकर 6,400 के बीच रहेगी, तो इस रेंज के बीच हमें लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए। 5,800 के आसपास लेवल मिले तो वह खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी मिली है। हालांकि फिलहाल ग्वारगम ग्वारसेट दोनों ही 5% से नीचे कारोबार कर रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे सोने चांदी पर, लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली का दौर पिछले 3 सेशन से हमने लगातार बनता हुआ देखा। आज हल्की सी खरीदारी के साथ कारोबार, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? राहुल, कैसे देखते हैं आप 1742 के स्तर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के हैं? थैंक यू मनीषा। लास्ट वीक हमने आपको कहा था कि जैसे गोल्ड और सिल्वर में आप प्रॉफिट बुकिंग करके एक बिग वाली का रुख हावी हो सकता है, तो सेम कंटिन्यू होते हुए दिखा है। कल हमने अच्छी गिरावट आते हुए देखी है, बट
आज जो पुल बैक रैली है हमें लगता है कि ये 1750 इंटरनेशनल मार्केट में 1750 टू 1755 तक के लेवल हमें आज या कल के सत्र में दिखा सकती है। वहीं पे हम घरेलू मार्केट की बात करें तो घरेलू मार्केट में 52,600 टू 700 तक के टारगेट आज या कल मॉर्निंग तक के सत्र में हम देखे जा सकते हैं। बट ये पुल बैक रैली सस्टेनेबल नहीं रहेगी, हमें लगता है वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। जो हमने देखा है लास्ट 2 महीने में जो 1620 से लेकर तो 1780 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखे हैं, तो उसके बाद हमें लगता है 1720 टू 1710 के डॉलर टर्म में गोल्ड आते हुए दिखना चाहिए। 24 को हमने देखा है कि एफओएमसी की फेड मीटिंग भी है, मिनट्स भी आते हुए दिखेंगे, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर वोलेटाइल रहने के चांसेस है। बट आज के लिए एक पुलबैक रैली में आप बाय करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दैट इज द 52,200, टारगेट रहेगा 52,600 के। ओके अनुज, सिल्वर पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वहां भी थोड़ी रिकवरी तो दिखी है, क्या करें हम? और देखिए कल हमने देखा था कि 60,000 के लेवल तक आया था सिल्वर एमसीएक्स में, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इवन $20.50 तक इंटरनेशनल मार्केट में था, वहां से अब रिकवर करके करीबन $21.10 के आसपास चल रहा है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखी है। डोमेस्टिक में भी अच्छी खासी रिकवरी है। तो कहीं ना कहीं 60 के लेवल को मार्केट ने काफी सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा पॉजिटिव है। हालांकि एक रैली के बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी जो कि एक रिट्रेसमेंट के तौर पर था। हमें लगता है कि यहाँ पर बायर्स थोड़ा पॉजिटिव ही है, खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही $21.50 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में और करीबन 62,000 के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। चांदी में करीबन 61,600 के आसपास खरीदारी करें, 61,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने और चांदी में जारी करनी चाहिए। और ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले रादर हमने कच्चे तेल पे तो यहाँ पर बात की थी, जहां पर अपनी उठापटक जारी है, लेकिन नेचुरल गैस पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। और राहुल, यहाँ पे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पर खरीदारी हमने हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस जैसे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आते हुए देखी। डेफिनेटली मनीषा, नेचुरल गैस एक हाईली सेंसिटिव एंड वोलेटाइल कमोडिटी बनते हुए दिख रही है हमें। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली 8 से 10% का मोमेंटो हम अल्टरनेट डे और इन अ वीक देखते हुए बनते हुए दिख रहे हैं। हमें आज भी लगता है कि ओवरऑल नेचुरल गैस के अंदर बाइंग की ही सलाह रहेगी, सेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। बट आज के लिए हमें लगता है यदि जिस हिसाब से दैट इज 540 के नीचे सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है आज के सत्र में हमें 522 के लेवल देखने को मिले। बट वहां पे एक बाइंग की इनिशिएटिव किया जा सकता है, सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी नेचुरल गैस में। ओके, तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी है नेचुरल गैस में। 3.5% नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं 534 के लेवल्स पर। लेकिन अब एक व्यू मेटल पैक पे भी ले लेते हैं, जहां पर फ्लैट टोन पर ही ट्रेडिंग हो रही है। हल्की बढ़त आपको दिखाई देगी थोड़ी सी कॉपर में, एल्यूमिनियम में, बाकी लेड लाल निशान में है, जिंक भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो मिला जुला ट्रेंड, लेकिन सुस्ती के साथ फिलहाल कारोबार होते हुए। क्या व्यू आपका मेटल पैक पर राहुल, और कोई ट्रेड लेंगे क्या यहाँ? मेटल्स में देखोगे तो काफी सारी न्यूज इंपैक्टेड होती हुई दिख रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि फेड की तरफ से हॉकिश जो स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं वो, एंड द डॉलर इंडेक्स के अंदर जो राइज हो गया है 7.50 के ऊपर वापस से डॉलर इंडेक्स सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो कंटिन्यूसली ये एक प्रेशर बनाते हुए चल रहा है। ऊपर से आइस ऑन द केक के जो है दैट इज द कोविड केसेस जो चाइना में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कल हमने देखा बेल्जियम में भी पार्शियली लॉकडाउन लगते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है डिमांड को हैम्पर करते हुए दिख रही है। बट हमने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी आते हुए देखी कि कॉपर की जो इन्वेंट्री है वर्ल्ड में ओनली 5 to 6 डेज की ही इन्वेंट्री रिमेनिंग है। तो ये कभी भी पॉजिटिव रूप ले सकता है। तो हमें लगता है कि कॉपर में कहीं पे भी आपको 655 तक के लेवल मिलते हैं तो बाइंग इनिशिएटिव कीजिए। 670 to 672 तक के लेवल आप देख पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कमोडिटीज में देखें तो एक आज प्रॉफिट पुल बैक रैली आपको अपसाइड मोमेंटो में देखने को मिल सकती है। अनुज, आप कैसे देखेंगे मेटल्स को, क्योंकि अगर पिछले एक हफ्ते का प्रदर्शन देखें तो सभी मेटल्स 5 से 6% की मुनाफा वसूली दिखा चुके हैं। आज ऑफ कोर्स थोड़ी सी खरीदारी निचले स्तरों से है, लेकिन आपका कोई टॉप फेवरेट पिक यहाँ मेटल्स में? अनुज, आपको अब मेटल्स में कोई फेवरेट पिक?
जी मनीषा जी डेफिनेटली जो अगर हम बेस मेटल की तरफ देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम हमने देखा है। आज अगर हम एल्युमिनियम की तरफ देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी रही है। तो मैं दो कमोडिटी चूज करना चाहूंगा। एक तो एल्युमिनियम को चूज करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 205 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 208 209 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हमने स्टील के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है, तो यहाँ पर स्टील को भी खरीदारी के तौर पर ले सकते हैं। जिस तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम हुई है, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो स्टील में करीबन 43,500 के आसपास खरीदारी करें। 43,000 पे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में 45,000 तक एनसीडीएक्स स्टील में देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम और स्टील दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके तो एल्यूमिनियम में खरीदारी का ट्रेड, स्टील में भी खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा अनुज, अगर एग्री पैक को देखें तो ग्वार पर तो हमने चर्चा की है, लेकिन उसके अलावा कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एग्री स्पेस से? देखिए एग्री स्पेस में हमने टर्मरिक में लोअर लेवल पर एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। प्राइस ओवरसोल्ड में है। पिछले हफ्ते हमने करीबन 7,800 तक के लेवल आते हुए देखे थे। मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 7,400 में 7,200 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 7,700 तक हो सकता है। तो मसालों में टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर टर्मरिक में भी है, तो यानी कि ज्यादा बाय कॉल्स हैं आज कमोडिटीज में इंस्टेड ऑफ सेल। ये हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से व्यू आता हुआ। राहुल, अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और दीपाली को भी दीजिए इजाजत। यहाँ पर स्टूडियो में सुमित बिल्कुल तैयार खड़े हैं ब्रेक के बाद इक्विटी एक्शन के लिए। Yes, Steve.